आईपीएल में आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। क्या बात है, वाह। आईपीएल में आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। चेन्नई ने बनाए थे 206 रन और जीत कर ले गए हैं वो 2 पॉइंट्स खींच। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वे है, कार्य प्रगति पर है। अरे कार्य प्रगति पर नहीं है भाई, मैच खत्म हो चुका है। क्या बात है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 रन से ये मैच जीत लिया है। गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 यानी 63 रनों से हरा दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने पहले बैटिंग करी थी 206 रन बनाए थे, लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है क्योंकि गुजरात टाइटंस के होश उन्होंने 143 रन पर उड़ा दिए हैं। और इनफैक्ट आखिरी 2 बॉलों में जब 70 रन चाहिए थे तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि कितना आसान सा एक टारगेट है, हर बॉल पे सिर्फ 35 रन ही बनाने हैं, आराम से बन सकते हैं। लेकिन गुजरात इतना सा रन भी नहीं बना पाई। फिलहाल दीपक चहर और तुषार देशपांडे को 2-2 विकेट मिल गए हैं। दीपक चहर का तो ठीक है, लेकिन तुषार देशपांडे को 2 विकेट कैसे मिल गए हैं ये अभी तक हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। पर हम बताने वाले हैं द क्रिकेट शो में कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है, 63 रनों से हराया है और इसी के साथ आईपीएल में लगातार दूसरी जीत चेन्नई सुपर किंग्स की। गुजरात टाइटंस जो फैंस की वजह से मुंबई इंडियंस वाला मैच जीत गए थे क्योंकि फैंस हार्दिक पांड्या को इतनी बद्दुआएं दे रहे थे, वहां से गुजरात टाइटंस ने भले ही वो मैच निकाला था लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चली और इसी के साथ 63 रनों से गुजरात टाइटंस ये मैच हार गई है। लेकिन चैन, मेरा यहां पर एक सवाल है आपसे। हाँ। क्या चेन्नई सुपर किंग्स को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि विराट कोहली कह रहे हैं उन्हें किंग नाम से थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी थमा दी है और इस कप्तानी थमाने के बाद ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो किस्मत है वो लगातार चमक रही है क्योंकि टूर्नामेंट में उनकी लगातार दूसरी जीत हुई है। आज चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करी, 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए और पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी दिखाते हुए अपनी 36 बॉलों में उन्होंने 46 रन बनाए। ये क्या कप्तानी पारी हुई? 36 बॉलों में 46 रन है भाई, ठीक है ना, कुछ तो बनाया अगले ने। अगले की अगर 1 रन पे कैच छूट गई थी फिर उसने कुछ बनाया तो सही है। आगे रचिन रविंद्र भी जो है उन्होंने भी बढ़िया स्कोर करा, 46 रन उन्होंने बनाए। लेकिन 20 बॉलों में, सिर्फ 20 बॉलों में इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप कम पैसे में भी किसी को लेकर आते हो तो वो आपको रिटर्न अच्छे दे सकता है। अजिंक्य रहाणे जो है आज कुछ नहीं कर पाए और 12 पे 12 उनका स्कोर रहा। शिवम दुबे ने लंबे छक्के मारे, इतने लंबे छक्के मारे, एक बार को तो बॉल गीली हो गई थी। हाँ। दोबारा पैर के नीचे पिचका के उसे सुखा रहे थे क्योंकि समंदर में चली गई थी, हिंद महासागर में जा गिरी। 5 छक्के लगाए शिवम दुबे ने, 2 चौके, 23 बॉलों में 51 रन। और शिवम दुबे की इतनी बढ़िया फॉर्म के बाद लोग बात करने लगे हैं क्या टीम इंडिया को जो हार्दिक पांड्या की जो मचलती हुई जो कमर है उसका जवाब क्या मिल गया है? सिर्फ कमर नहीं, पिछली बार उनका पैर गया था। हाँ। तो उनका बहुत कुछ ऐसे मचका सा जो है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्या उसका रिप्लेसमेंट मिल गया नहीं है? मिला है। मैं बताता हूं क्यों। हाँ। क्योंकि वो सिर पे वो बंडाना नहीं पहनते हैं। हाँ। वो वरना लगता नहीं है ना कि निंजा टर्टल आया कोई। तो इसीलिए शिवम दुबे को आप हार्दिक पांड्या नहीं कह पाओगे। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए 206 रन जरूर टांगे। लेकिन जब गुजरात टाइटंस जब बैटिंग करने आए और शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जब शुभमन गिल ने आते के साथ ही एक छक्का लगाया था, ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीतने आए हैं। पर मैच के बीच में ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस सिर्फ अपना नेट रन रेट ठीक करने आए हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस जिस तरीके से शुरुआत कर रही थी और जैसे हमारी भी चैन भाई हमारी जैसी बात होती है कई बार कि गुजरात टाइटंस को जब भी आप पेपर पे देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो ना लग सा नहीं रहा है कि कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। और आज उन्होंने वो साबित करा कि ऑन पेपर टीम जब दिख रही होती है और लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा हाल हो जाता है। कई बार वो नहीं भी कर पाते और यही हुआ आज। रिद्धिमान साहा ने जरूर 21 रन बनाए, 17 बॉलों में 4 चौके, लेकिन उनको एक बाउंसर उनके हेलमेट पे जाकर टकराया और उसके बाद शॉर्ट पिच बॉल, अगली शॉर्ट पिच बॉल पर रिद्धिमान साहा कैच दे बैठे। 17 बॉल में 21 रन बनाए रिद्धिमान साहा ने, 4 चौके उन्होंने लगाए, 123 का स्ट्राइक रेट। साथ में आए थे शुभमन गिल, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि अगर इस बड़े स्कोर को पार पाना था गुजरात को तो शुभमन गिल को बड़ा स्कोर बनाना था। लेकिन सिर्फ 5 बॉल में 8 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए।
इसके बाद साई सुदर्शन ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे और इतना गंदा इंपैक्ट छोड़कर गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम का मोमेंटम छीन लिया, क्योंकि सिर्फ 31 बॉलों में सिर्फ 37 रन बना पाए। उसके अलावा डेविड मिलर, कहां गए ये मिलर? वो कहां गए मिलर जो लंबे लंबे छक्के मारते थे, बचाते थे? आज फिलहाल 21 रन पे ही आउट हो गए। 16 बॉलें उन्होंने खेली थी लेकिन बिल्कुल भी अपना कोई छाप नहीं छोड़ पाए। और साथ ही साथ अजमतुल्लाह उमरज़ई 11 रन बना के गए। 10 बॉलों में एक ही चौका मार पाए, मात्र 110 का स्ट्राइक रेट। इन्हें किसी को बताया नहीं था कि 200 से ऊपर का टारगेट है। इसके अलावा 3D प्लेयर विजय शंकर ने 12 बॉलों में 12 रन बनाए। ये 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक छक्का इन्होंने जबरदस्त जरूर लगाया, ऐसा लगा कि भाई ये शायद इंपैक्ट डालेंगे इस मैच में, लेकिन अगर इंपैक्ट प्लेयर ही कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा तो विजय शंकर ने कहा मैंने तो फिर भी पूरे मैच में फील्डिंग और बॉलिंग करी। लेकिन वो फिर भी खुश थे। इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना, क्योंकि उन्होंने कहा 100 का स्ट्राइक रेट है, शतक ना सही लेकिन यही सही। इसके बाद राहुल तेवतिया आए। इनसे उम्मीदें थी कि फिर से 5-6 छक्के लगाएंगे लगातार 5-6 बॉलों में, लेकिन 6 छक्के तो पता नहीं 6 रन पे जरूर आउट हो गए और वो भी 60 से भी नीचे का इनका स्ट्राइक रेट रहा। 54.54 ही रहा 11 बॉलें। यार इतना गंदा कब से करने लग गए ये तेवतिया जो है? इनसे तो मतलब उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। उम्मीदें ज्यादा थी और ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस ने बीच मैच में ही ये मान लिया था कि वो ये मैच नहीं जीत पाएंगे। और कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग को भी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बॉलर्स थे उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा। चाहे वो दीपक चाहर हो जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके शुरुआत के 2 विकेट लिए, या फिर जितने भी बॉलिंग चेंजेस थे। अभिषेक ऐसा लग रहा था डैरिल मिचेल कहां से आए? मैं तो ये सोच रहा था, क्योंकि जब आप जहां से भी आए महेंद्र सिंह धोनी ने भाई साहब तीसरी स्लिप में पकड़कर कैच ले लिया। यार पूरा एनालिसिस हो गया 0.6 सेकंड के अंदर, पूरा 2.25 मीटर का फासला जो था मतलब ये कवर कर लिया। 42 साल का आदमी 42 मीटर तक दूर कूद जा रहा है यार। सर 42 इज द न्यू 22 सर। यस, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरीके से ब्रेक लगाया गुजरात टाइटंस पर, ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस ने बहुत पहले हार मान ली। और लगभग जब 13-14 ओवर ही हुए थे तब से ही, क्योंकि जो आस्किंग रेट था वो काफी बढ़ रहा था, उसके बावजूद भी जो उनके प्लेयर्स थे वो इक्का दुक्का रन ही बना रहे थे। हाँ। और मुझे लगता है कि वहीं पर शायद एक कमी रही, क्योंकि आपके पास जब राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे हिटर्स आपके पास मौजूद हैं, उनको आपने वो मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल से बीच में मोमेंटम सारा का सारा खत्म हो गया। ये इस आईपीएल का सबसे ठंडा मैच था, अभी तक का सबसे ठंडा मैच था, वरना लास्ट बॉल तक ये जा रहा होता था और किसी को पता नहीं होता था कि कौन कैसा खेलने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन नहीं। दीपक चाहर 4 ओवर के अंदर इन्होंने 2 विकेट लिए, 28 रन, 7 का इकोनॉमी और कोई इंजरी नहीं हुई। ये भी आप प्लीज स्टैट्स में मेंशन कर दीजिए। नहीं, दीपक चाहर की अच्छी बात है, बिना इंजर्ड हुए 4 ओवर में आज 28 रन लिए इन्होंने। तुषार देशपांडे को आज पता नहीं था कि वो कैसी बॉलिंग करते, तो उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करा है। 4 ओवर के अंदर 2 विकेट, 21 रन, 5.25 का इकोनॉमी रेट। वो खुद हैरान है कि मैंने 10.25 के बदले 5.25 का इकोनॉमी रेट कैसे मैनेज कर लिया। तुषार देशपांडे को तो आदत है 1 ओवर में 21 रन देने की, ये 4 ओवर में 21 रन दिए आज उन्होंने। बहुत ही ज्यादा तूफानी मचाकर आए हैं गुजरात के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है आज। बताइए, तुषार देशपांडे भी बढ़िया खेल के चले गए, लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ई थोड़े से महंगे रहे। 3 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन जब 207 रन का आपके पास टारगेट हो, वहां पर अगर आप अच्छी तरीके से ऐसी बॉलिंग करते हैं जहां पे आप बैट्समैन को फ्रीली स्कोर नहीं करने देते, तो बड़ी दिक्कत वाली बात कर देते हैं दूसरी टीम के लिए। गुजरात की बॉलिंग हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि चेन्नई ने 206 रन बनाए थे। राशिद खान, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी चेन्नई सुपर किंग्स को एक छोटे स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करने की, लेकिन आज इनकी बॉलिंग नहीं चली। 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन 4 ओवर में 49 रन दिए। इनकी पिछली बार भी बॉलिंग नहीं चली थी, तब भी बात कह रहे थे कि ड्यू है बहुत ज्यादा, लेकिन आज भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मैनेज कर पाए। साई किशोर ने 3 ओवर करे, 1 विकेट लिया और 28 रन दिए, 9.3 का इकोनॉमी रेट रहा। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका जो इन्होंने स्लिप में जो कैच छोड़ा था वो था, तो वो इन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। तालियां हो जाए, मैं कह रहा हूं चेन्नई के सारे फैंस तालियां। स्पेंसर जॉनसन की भी बात कर लेते हैं। 4 ओवर में 35 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। स्पेंसर जॉनसन वही खिलाड़ी जब मुंबई के सामने आए थे तब इन्होंने डेथ ओवर्स में बड़ी सही बॉलिंग करी थी, और वहां से मुंबई के खिलाफ वाला जो मैच था वो गुजरात टाइटंस को जिताया था। लेकिन बात करनी होगी लॉर्ड उमेश यादव की। गुजरात टाइटंस ने इस बार इनको खरीदा था, क्यों खरीदा था उसका जवाब आज इन्होंने दिया। 2 ओवर में 27 रन देकर 13.5 की इकोनॉमी और 2 ओवर में 27 रन तो इन्होंने दिए हैं,
लेकिन मजे की बात यह है कि उन 12 बॉलों में से 5 डॉट बॉल थी, यानी कि 7 बॉलों में 27 रन दिए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि मजे इतने इनके कैसे लिए जा रहे हैं। और ये चेन्नई के जो बॉलर्स हैं, जहां पे आप मुस्तफिजुर रहमान को देखते हो, जहां पे आप पथिराना को देखते हो, इनकी फॉर्म इतनी खास चल नहीं रही थी इनकी रिस्पेक्टिव होम टीम्स के लिए। यानी कि श्रीलंका की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, ये अचानक से यहां के कैसे चलने लग जाते हैं। मैंने अपना दिमाग चलाया। पहले तो मेरे को लगा ऑब्वियस रीजन है, धोनी भाई, माही मैजिक है। और दूसरा मुझे लगा कि इन्होंने अपने आप को अचानक से देखा, भाई मेरे हरे जर्सी नहीं है, मेरी नीली जर्सी नहीं है, ये तो मेरी पीली जर्सी है, अरे मैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हूं, कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल। और चेन्नई सुपर किंग्स का हम आपको बॉलिंग कार्ड दिखा देते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त बॉलिंग ने गुजरात टाइटंस को 206 जो रन जो उन्होंने बनाए थे वो टारगेट चेज नहीं करने दिया। और ये बॉलिंग में जो स्पेयर हेड रहे इसके दीपक चाहर 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट, 7 रन की इकोनॉमी। मुस्तफिजुर 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट। मुस्तफिजुर लगातार दूसरा मैच जिसमें उन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी। तुषार देशपांडे हर मैच में ये महंगी बॉलिंग करते हैं, ये लगातार महंगी बॉलिंग करते हैं। आज काफी किफायती साबित हुए, कैसे हुए ये उनको खुद भी नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन 4 ओवर में 21 रन 2 विकेट 5.25 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर कराए 15 रन, डेरिल मिचेल 2 ओवर में 18 रन और 1 जबरदस्त विकेट। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी ने आज फील्डिंग में जिस तरीके से जबरदस्त कैच लिया डेरिल मिचेल की बॉलिंग के ऊपर, वो आपको लगातार सोशल मीडिया पर सबसे वायरल और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात करी जाएगी। अब 42 साल के हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। वैसे एक कैच और भी था जो रहाणे ने पकड़ा था आगे फ्रंट में डाइव करते हुए, और क्या जबरदस्त टाइमिंग थी। अगर ये पूरे हाईलाइट कट के चलेंगे, आपको अगर कहीं मिलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये 2 कैचेस आपको कमाल के देखने को मिलेंगे। ये जो ज्यादा उम्र के लोग हैं ये ज्यादा बढ़िया फील्डिंग कैसे कर रहे हैं। रचिन रविंद्र ने तो कैच टपका दिया था, इसे कहते हैं तजुर्बा। लेकिन उमेश यादव जी, अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि भाई आपने जैसे वापस आके बैटिंग में एक आधा छक्का चुक्का मारा, सबको मजा आया, बड़ा अच्छा सा लगा। तो अगर आप बॉलिंग में भी ऐसे कोई कारनामे करके दिखा दे तो मजा ही आ जाए। लेकिन इसी बीच चलते हैं मोए फील्डर ऑफ द मैच की तरफ, विजय शंकर साहब। भाई विजय शंकर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए पहली बात, क्योंकि विजय शंकर एक तो 3D खिलाड़ी हैं, ना बैटिंग ढंग की करते, ना बॉलिंग ढंग की करते और ना फील्डिंग ढंग की करते। देखिए दिक्कत ये है कि वो 3D खिलाड़ी हैं। जब वो फील्डिंग करने जाते तो उनके पास नॉर्मल चश्मे, 3D चश्मे थे ही नहीं, तो बॉल उनको 2D में दिख रहा था जबकि 3D में दिखना चाहिए। लेकिन आज हमने विजय शंकर को फील्डर मोए फील्डर ऑफ द डे इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने आज एक नहीं 2 बार जबरदस्त मिस फील्डिंग करी। एक ऐसी मिस फील्डिंग जिसमें इन्होंने डेविड मिलर को कैच नहीं पकड़ने दिया और बैट्समैन ने भाग के 4 रन ले लिए, और दूसरी बार इन्होंने फिर एक जबरदस्त मिस फील्डिंग करी। तो आज इन्होंने काफी नाम कमाया और आपको पता ही है रन भी इन्होंने 12 बॉलों में 12 रन बनाए। लेकिन इस सेगमेंट के बाद अब चलते हैं कि जो हमारे जो दर्शक हैं वो क्या क्या कमेंट्स भेज रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि द क्रिकेट शो में इस बार फैंस बनेंगे एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स तो यहां पर फैंस की तरह ही बात करते हैं। तो क्या बोलती पब्लिक, कप्तानी के कारण गिल दबाव में चल रहे हैं, गुजरात को जिताना है तो किसी और को कप्तान बना दो। गौतम सिंह ये बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि गौतम सिंह ने जो ये बात कही है, भाई शुभमन गिल यंग प्लेयर हैं, अभी 2 ही मैच हुए हैं गौतम भाई, 2 मैच के बाद अगर ये कहना कि शुभमन गिल पर कप्तानी का दबाव है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार। रन जब इतने लग जाते हैं मेरे ख्याल से दबाव किसी भी कप्तान पे आ ही जाता है, और अभी ताजे कप्तान बने हैं। मैं तो ये कहता हूं पिछला मैच जिस तरीके से जिताकर लेके गए थे गुजरात को, आखिर के 6-7 ओवर के अंदर जो पूरा मैच समेट लिया था, जिस तरीके से इनपुट्स भी मिल रहे थे लगातार। नेहरा साहब की आदत है कि वो अपने जो मैसेज हैं वो भेजते रहते, लेकिन मैं यही कहने वाला था, मैं कह रहा था क्यों उन पे कप्तानी का दबाव होगा, असली कप्तान तो नेहरा भाई हैं। भाई ये तो हार्दिक भाई ने भी बता दिया था कि जब उन्होंने बताया कि मैं तो कैप्टेंसी में बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मेरे को नया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मुझे बॉलर्स का जो होता है ना कि कितने बॉल हो गए, कितने ओवर हो गए, किसको अब कितना देना है, उनको वो भी याद नहीं रहता था। तो ऐसे में सीधे ड्रेसिंग रूम से जो नेहरा साहब थे वही पूरा गेम कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट लाइक अ फुटबॉल मैनेजर कंट्रोल कर रहा है भाई। लेकिन शुभमन गिल आज बैटिंग में बिल्कुल नहीं चल पाए, सिर्फ 8 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को थोड़ा सा तो मतलब अभी टाइम देना चाहिए कप्तानी के लिए। अभी एकदम से हम इनके बारे में, बहुत छोटा सैंपल साइज है, इतनी जल्दी हम डिसीजन ना ले। और आज का जो मैच था वो 2 यंग कप्तानों के बीच भी था, ऋतुराज गायकवाड़ जिनको कुछ टाइम पहले ही पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी नहीं करेंगे,
चेन्नई सुपर किंग्स की। और शुभमन गिल को भी बहुत आखिर में पता चला कि वो हार्दिक पांड्या कप्तानी नहीं करेंगे गुजरात की, और वो मुंबई इंडियंस। ये तो रोहित शर्मा को भी बहुत बाद में पता चला कि वो ना सिर्फ गुजरात की कप्तानी नहीं करेंगे लेकिन वो मुंबई की कप्तानी करेंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे जो कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो कप्तानी करने आए, आज इन्होंने 46 रन बनाए 36 बॉलों में। बहुत तेज शुरुआत तो नहीं दे पाए लेकिन एक सदी हुई शुरुआत, क्योंकि दूसरी तरफ से रचिन रविंद्रा आग उगल रहे थे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने भी आज 5 बढ़िया चौके, 1 छक्का, 127.77 के स्ट्राइक रेट के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने आज भी अपनी बैटिंग से छाप छोड़ी है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी साहब ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी क्यों दी? जस्ट फॉर फन? नहीं, जस्ट फॉर फन नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज हैज 7 letters, गायकवाड़ हैज 7 letters, 7 MS धोनी, थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन। तो भाई वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी जो भी करेंगे अच्छा ही करते हैं, और ऐसा सा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी जो डिसीजन होता है वो खराब नहीं जाता, सही ही जाता है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स ने एक ऐसी टीम बना ली है जो शायद 2024 के ना सिर्फ प्लेऑफ बल्कि ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट जीतने की भी सबसे बड़े कंटेंडर वो बन सकते हैं यार। यहां पे लेकिन एक आपने जैसे पूरी टीम की बात करी है, आज मौका मिला हमें देखने का कि समीर रिजवी, जिसके पीछे इतना पैसा लगाया गया ऑक्शन के अंदर, जब सारे लोग सोच रहे थे कि इतना पैसा इनके ऊपर क्यों डाल दिया, और रचिन रविंद्र मात्र 2.25 करोड़ के अंदर इनके पास आ गए हैं, तो आज आपको पता चला कि उन्होंने आते ही क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। 6 बॉलों में जो उन्होंने 14 रन बनाए, कमाल थे। 233 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, 2 छक्के मारे उन्होंने आते ही। एग्जैक्टली इसी पॉइंट के लिए, इसी काम के लिए उनको इस टीम के अंदर रखा हुआ था समीर रिजवी को। बहुत लोग डोमेस्टिक में ये कहते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर में जब आते हैं तो इनको राइट हैंडेड रहना भी कहते हैं। तो यही अपनी इमेज इनको कैरी फॉरवर्ड करके ये इस टीम के अंदर आए थे, और इन्होंने बता दिया कि जब ये फिनिश करने आएंगे तो इसी तरीके से ताबड़तोड़ खेल सकते हैं। और आज भले ही जल्दी आउट हो गए हो, लेकिन आगे अगर मौका मिले थोड़ा लंबा खेलने का। समीर रिजवी आज आए तो बहुत कम बॉल बची थी, और ऐसा लग रहा था ग्राउंड के पास, ऐसा लग रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी खुद बैटिंग करने आएंगे। राशिद खान का ओवर चल रहा था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई, मतलब माही भाई ने भेजा वहां पर, वो बस अपने पैड उतारते रह गए आखिर में, बस यही विजुअल आए थे। उन्होंने समीर रिजवी को भेजा, समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स से बैटिंग करने भेजा, और समीर रिजवी ने अपने आईपीएल डेब्यू पर सामने राशिद खान जैसा बॉलर पहली बॉल पर जो जबरदस्त छक्का लगाया, वो देखने लायक है। और मुझे लगता है कि कई हाइलाइट्स में वो रहेगा। और ये सिर्फ 6 बॉलों में 14 रन नहीं है अभिषेक, ये 6 बॉलों में वो जो 2 छक्के हैं, 2 छक्के जो राशिद खान जैसे बॉलर पर लगे हैं, वो एक तरीके से ये इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो उनका विजिटिंग कार्ड है कि भाई टैलेंट तो मेरे में है, अब मैं दिखाता हूं धोनी भाई के अंडर के टैलेंट किसे कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये चेन्नई वाले अपने कौन से लोग भेज रहे हैं, ऐसे कौन से इनके लोग हैं जो ढूंढ के लाते हैं ऐसे लोगों को? जो राशिद खान, जो 4 ओवर के अंदर 2 विकेट और 49 रन खा गए थे, जिन्होंने छक्के खाए समीर रिजवी से, ये ऐसे प्लेयर्स ढूंढ के कहां से ला रहे हैं? क्योंकि बाकी टीम्स भी तो अपने अपने लोग भेजती है ना ढूंढने के लिए कि चलो भाई हम इनको स्काउट करेंगे, हम इनसे यहाँ कैंप्स लगाएंगे, ये करेंगे। बाकी टीमों पे ऐसा क्या नहीं है जो सीएसके लेके बैठी है? देखिए, सीएसके के पास मेरे ख्याल से जो उनका जो टीम एनवायरनमेंट है, और जो बाकी लोग भी बात करते हैं, जिस तरीके से सीएसके बहुत ही सिंपल अप्रोच रखती है यार। और अगर आप उनकी बैटिंग को देखोगे, बार बार हम इस तरीके की बात करते हैं कि अजिंक्य रहाणे, जिनको सिर्फ टेस्ट मैच लायक ही बैट्समैन समझा जाता था कुछ साल पहले तक, उनको वो टीम में लेकर आते हैं। ऐसा क्या किया जाता है चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के साथ? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स चीजों को इतना सिंपल बना देती है, हर प्लेयर को बताती है कि उससे क्या उम्मीदें हैं, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती, और वही देखने को मिल रहा है ऋतुराज गायकवाड़ हो या रचिन रविंद्रा हो। और उन्होंने भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रखा है। देखिए, जब बाहर से भी आपको प्लेयर चाहिए होते हैं, उन्होंने मार्क कर रखा है या तो श्रीलंका है, नजदीक पड़ता है, या फिर न्यूजीलैंड है, क्योंकि कोच साहब वहीं के हैं। बिल्कुल, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए। और आपने न्यूजीलैंड की बात करी तो रचिन रविंद्र की भी बात कर लेते हैं। रचिन रविंद्र ने आज 46 रन बनाए, 20 बॉल पे 6 चौके 3 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट। और ये सिर्फ 46 रन नहीं है अभिषेक, रचिन रविंद्र 46 रन पर होने के बाद वो 50 के लिए, अपनी पर्सनल 50 के लिए नहीं खेले, एक और लंबा शॉट लगाते हुए वो आउट हुए। और वो एक अप्रोच दिखाता है रचिन रविंद्र की, वो एक अप्रोच दिखाता है चेन्नई सुपर किंग्स की, कि आपसे उम्मीद की जाती है कि जो आपको रोल दिया गया है आप उस तरीके से खेलिए।
आप अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए मत खेलिए। भले ही आप यंग खिलाड़ी हो, आधे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार यंग खिलाड़ी है, अगर ये अपनी 50 बनाता तो इसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन शायद चेन्नई सुपर किंग्स का सोचना है कि 20 बॉलों में 46 मेरे ख्याल से एक 50 बॉल 50 या 40 बॉल 50 से बहुत बड़ी चीज है। और कॉन्फिडेंस जिस तरीके से देते हैं अजिंक्य रहाणे को भी, ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर में ही उनको बुला के रखते हैं। चाहे आप कितना भी कह लो कि ये तो बाद में आने चाहिए, इनको टो क्यों कर रही है ये टीम, लेकिन वही बात है कि अपने प्लेयर्स को जब ईयरमार्क इन्होंने कर लिया है तो वो पर्टिकुलर रोल वही प्लेयर निभाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि यार अगर बैटिंग में अच्छा नहीं हुआ है तो जिस तरीके का ऑडिशन क्या है, इनफैक्ट पहले भी आपने अगर देखा होगा अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया के लिए भी जबरदस्त फील्डिंग करते आए हैं। आज भी उन्होंने वही एग्जैक्टली अपना फील्डिंग का भी प्रदर्शन दिखाया, कमाल की कैच पकड़ी एक, और उस पॉइंट पे लग रहा था भाई ये आदमी भी तो थोड़ा बुजुर्ग सा ही है बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था। डैरिल मिचेल को हम जहां पर सोच रहे थे कि ऑलराउंडर्स की आईपीएल के अंदर कोई जगह नहीं है, आप अचानक से देखते हो कि डैरिल मिचेल को आप बैटिंग करते हुए भी देखते हो, आप बॉलिंग करते हुए देखते हो। अगर आप यहां पे देखो 24 रन उन्होंने बनाए थे 20 बॉलों के अंदर। लेकिन ये सारी बातें कंप्लीट नहीं हो सकती शिवम दुबे के कंट्रीब्यूशन के बिना, क्योंकि शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं, आज के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं शिवम दुबे, जिन्होंने 23 बॉलों पर 51 रन बनाए, 2 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट देख लीजिए इनका 221.73 का। और सबसे बढ़िया बात यह है अभिषेक कि लगातार दूसरे मैच में शिवम दुबे ने मैच को लगभग मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के 20 ओवर तक लगभग वो फिनिशिंग लाइन तक लेकर गए। इसमें एक बात और भी अच्छी है, यहां पे अगर हम नोट करें, हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि शॉर्ट बॉल कई प्लेयर्स के लिए मुसीबत है, उनके लिए प्रॉब्लम साबित होती है। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि जब एक ओवर में दो बाउंसर अलाउ किए गए हैं आईपीएल में तो दिक्कत होगी और शिवम दुबे जैसे प्लेयर को दिक्कत हो सकती है, लेकिन शिवम दुबे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्क्रीन पर अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स दिखा रहे हैं, आज बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, कुछ 12 बॉल में 12 रन ही बना पाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी जिस क्लैरिटी के साथ वन डाउन, जिस टीम के पास इतने बड़े बड़े हिटर्स हो वो अजिंक्य रहाणे को फिर भी प्रमोट कर रहे हो अपने वन डाउन आने के लिए, तो उनका जो गेम प्लान है वो कंप्लीटली क्लियर है। लेकिन अभिषेक अभी ले चलते हैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाने के लिए, क्योंकि अभी मैच थोड़े से ही हुए हैं लेकिन पॉइंट्स टेबल की ये जो रेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर मैच के बाद ये जो पॉइंट्स टेबल की जो शक्ल है वो बदलती रहेगी और अभी इस पॉइंट्स टेबल को टॉप कर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। यार मैं नहीं खेल रहा यार, ये चेन्नई सुपर किंग्स क्या हर बार ही टेबल टॉप पे बैठे रहते हैं, कोई किसी और को तो मौका दो, हमें भी तो लगे कि कुछ अलग कर रहे हैं इस बार। अगर ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट सीजन है तो मुझे लगता है कि सभी क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि सीएसके ना सिर्फ टॉप पर रहे बल्कि सीएसके 2024 की ट्रॉफी भी जीते। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती जो टूर्नामेंट हुआ है वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पर चल रही है और लखनऊ सुपर जायंट्स लास्ट स्पॉट पर है। अभी एक ही मैच हुआ है, थोड़ा लेकिन काफी और आगे बुरी तरीके से हारे हैं, तो जो नेट रन रेट है वो काफी खराब है। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने जैसा कहा 14 मैच टोटल खेलने हैं तो वहां पर ये जो पॉइंट्स टेबल है ये बदलती रहेगी। नेट रन रेट यहाँ पे जीटी का भी बहुत खराब हो गया है, आप खाली नंबर 10 पे मत देखिए, -1.4 का चल रहा है वहां पे, फिर भी लखनऊ जो टेबल के बिल्कुल बॉटम में बैठी है -1 ही लेकर बैठी हुई है। बाकी आपको दिखाते हैं कि आप जो कमेंट कर रहे हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर, क्या बोलती पब्लिक हमारी सारी चीजों के ऊपर। भाई मिराज शेख क्या कह रहे हैं? मिराज शेख कह रहे हैं कि सितारा भाई टॉस जीतकर फील्डिंग लेना गलत था। मिराज शेख कह रहे हैं कि यहां पर जो इस पिच पर जो टॉस जीतकर जो फील्डिंग ली वो शायद गुजरात टाइटंस को भारी पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है मिराज भाई ये ड्यू का ही उन्होंने फैक्टर सोचा होगा कि आखिर में अगर आएंगे तो बैटिंग आसान हो जाएगी, बॉलिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में वो ड्यू से बेचारे मतलब बिल्कुल परेशान हो चुके थे। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो यहां पर था कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किला है और चाहे वो बैटिंग पहले करते या बाद में करते, मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज की परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, आज बिल्कुल भी मैचअप ही नहीं लगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरीके से धोया। लेकिन कल के मैच में क्या होने वाला है? मैं तो ये बात में भी थोड़ा सा हैरत हूं मैं थोड़ा सा कि भैया ये लोग हमें तारा और सितारा यहां पर भी कह रहे हैं। अभी तक हमारे एक तो प्रोड्यूसर साहब हमारे नाम यहां पर नहीं डालते, लोग अभी भी हमें तारा और सितारा भाई कह रहे हैं, पर थैंक यू सो मच हमें प्यार देने के लिए। चलते हैं कि अब कल आईपीएल में क्या होने वाला है, कल किसके बीच मैच है। ओहो, दो बड़ी टीमें जो अपना लगभग जीता हुआ मैच हार गई। पहला सनराइजर्स हैदराबाद, जो ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने वाली है, ऐसा लग रहा था कि लास्ट ओवर में ये जीत जाएंगे।
सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला है मुंबई इंडियंस के साथ। लेकिन चैन भाई अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कि ये जो मुंबई इंडियंस के ऊपर अभी भी हार्दिक पांड्या की जो शक्ल दिखा रहे हैं, इससे अच्छा तो वो डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स हैं जो अभी भी विराट की टीम को विराट की शक्ल से दिखा रहे हैं और रोहित की टीम को रोहित की शक्ल से दिखा रहे हैं। वो सोच ही नहीं रहे कि कैप्टन कौन है। लेकिन हमें चाहिए कमेंट्स में आप बता दीजिए कि जब ये मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। बाकी द क्रिकेट शो पर हम कल फिर आएंगे मैच के बाद, तो जैसे ही मैच खत्म हो जी न्यूज लगाना मत भूलिए, क्योंकि द क्रिकेट शो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे चटपटी बातें पूरे मैच की लेकर आएगा यहीं पर। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं वो अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज।